Hey everyone, welcome on Game of Chemistry channel and this is the fourth part of our organometallic series. इससे पहले हम बैक बॉन्डिंग इन कार्बोनिल एंड एमओ डायग्राम ऑफ कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इंट्रोडक्शन वगैरह को कवर कर चुके हैं. आज की जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक होगा दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है कार्बोनिल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. मीन्स जो आपका मेटल कार्बन बॉन्ड है कार्बोनिल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका रीज़न हमने डिस्कस किया था कि पाई बैक बॉन्डिंग इसका एक रीज़न है. देखो होता क्या है, जब आपका मेटल कार्बोनिल लिगेंड से अटैच होता है तो आपको पता है कार्बोनिल लिगेंड सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है. ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल्स में और सिग्मा बॉन्ड बनाता है. ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बनाता है. जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो मेटल क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कार्बन के जो पाई स्टार अनबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें डोनेट करता है और पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म करता है. तो जो इस वजह से जो पूरा सिस्टम चल रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बैक बॉन्ड बन रहा है, तो जो ये मेटल कार्बन बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, एंड द म्यूचुअल स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस मेटल कार्बन बॉन्ड बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बैक बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिज्म. तो सिनर्जेटिक इफेक्ट है, सिनर्जिज्म कुछ और नहीं बल्कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जो ये म्यूचुअल स्ट्रेंथ है आपके बॉन्ड की बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा बॉन्डिंग एंड दिस पाई बैक बॉन्डिंग, इसको ही आप सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हो. नाउ अब देखो, जब कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए मेटल में तो कार्बोनिल पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और मेटल पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया ड्यूरिंग द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है कार्बोनिल को तो मेटल पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बोनिल पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है ड्यूरिंग द पाई बैक बॉन्डिंग. ठीक है, तो जो ये टू वे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है, सो दिस टू वे इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू मेटल कार्बन बॉन्ड इन कार्बोनिल और इसी चीज़ को हम सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिनर्जेटिक इफेक्ट होता क्या है. इट इज़ बेसिकली द म्यूचुअल स्ट्रेंथनिंग ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड बिकॉज ऑफ द टू वे इलेक्ट्रॉन फ्लो दैट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बैक बॉन्डिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि सिनर्जेटिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि मेटल कार्बन बॉन्ड के अंदर हमको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है. देखो, जब भी हमें जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं. ठीक है, जब भी सिनर्जेटिक इफेक्ट होगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, आपको पता है जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है. तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके पढ़ते हैं और जब हमें मेटल कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग मतलब छोटी दिखती है, शॉर्ट दिखती है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है. ठीक है, तो ये जो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की वजह से पढ़ सकते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके भी पढ़ सकते हैं. तो अब हम देखते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हम कैसे करते हैं और उससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का विद मैटर. ठीक है, और हम इसका बहुत यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, कुछ भी एक्स कंपाउंड में समझ लेती हूँ, और मैंने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इम्पार्ट कराया है. ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस कंपाउंड पे इम्पार्ट होती है तो इसकी स्ट्रक्चर में तो कुछ इंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती है. ठीक है, और उस इंट्रैक्शंस को हम स्पेक्ट्रोमीटर पे रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, हमें कुछ बैंड्स मिलते हैं और उसकी वजह से हम पता लगा पाते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड का वो कैसा होगा. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम इसका बहुत यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स के डिटर्मिनेशन के लिए, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब का यूज़ करते हैं.
और डिपेंड करता है कि हमारा जो हमारी वेवलेंथ है, जो हमारी वेव की वेवलेंथ है वो कहाँ पे लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम रेडिएशंस को कैरेक्टराइज करते हैं कि वो यूवी होगी, आईआर होगी, कॉस्मिक होगी या रेडियो होगी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी कंपाउंड के अंदर। अब देखो, जो मेटल कार्बन के केस में जो आपके आईआर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स मिलते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। ठीक है, बहुत ही शार्प होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि आपको जो मेटल कार्बन बॉन्ड है ना वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होगा उतने ही शार्प आपको बैंड्स मिलेंगे अपने स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, अब आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बॉन्ड ऑर्डर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी बॉन्ड लेंथ के। वन अदर थिंग आपको याद रखनी है कि जो आपकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इस चीज़ को आप फोर्स कांस्टेंट की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हो, अपने फोर्स कांस्टेंट की टर्म में आप इसको पढ़ते हो। ठीक है, तो आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में मेजर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2πc √KF एंड म्यू। ठीक है, यहाँ पे KF आपका फोर्स कांस्टेंट है, म्यू आपका रिड्यूस्ड मास है, C आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। मीन्स जो आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ फोर्स कांस्टेंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके √ रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड के केस में बैंड्स में आपको बहुत शार्प मिलते हैं। जितना ज़्यादा आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और इस टर्म्स में इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो हमें देखना होगा। अब हाँ, एक बात याद रखना, आपके इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं समझाती हूँ। मुझसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग इन सभी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है और इनको अरेंज करना है मुझे अकॉर्डिंग टू मेटल कार्बन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मुझे इन्हें अरेंज करना है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देन मैं इसको रब कर रही हूँ। ओके, अब देखो, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे मेटल कार्बन बॉन्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है या फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है या फिर बताना है कि किसकी शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन जो है बॉन्ड लेंथ होगी, किसकी लॉन्गेस्ट होगी, इस तरीके से इस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये याद रखना है, जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी गिवन हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वो होती है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में गिवन सभी कंपाउंड्स को देखें तो आप बता सकते हैं कि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। तो जब भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज गिवन हो तो याद रखना, जिस मेटल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जिस मेटल पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसकी जो मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना मेटल एटम पे चार्ज होगा उतनी ही मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा डोनेट करेगा और उतना ही आपका मेटल कार्बन बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब इनमें से देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे है? टाइटेनियम पे, देन वैनेडियम पे, देन क्रोमियम पे, देन मैग्नीज पे एंड देन आपके फेरस पे। सो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है इस पे, मीन्स स्ट्रॉन्गली डोनेट करेगा और इसका जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद इसका तो आप अरेंज कर सकते हैं इजीली। टाइटेनियम वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होगा, देन वैनेडियम, देन क्रोमियम, देन मैग्नीज एंड देन आपका फेरस।
अब देखो, अगर ये ऑर्डर है आपकी मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ का। क्योंकि देखो आपका इस तरीके से हो रहा है, जब आपके मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इनहेंस होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो जो कार्बन की अटैचमेंट है ऑक्सीजन से वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो आपसे मेटल कार्बन स्ट्रेंथ की फॉर्म में पूछ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन की फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपकी मेटल कार्बन स्ट्रेंथ का है, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो शॉर्टेस्ट कौन से कंपाउंड में होगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है आपका मेटल के ऊपर, उतना ही मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर मेटल कार्बोनिल बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड उतना ही वीक होगा। अब इनमें से मुझे ये बताओ, आपको 3 स्पीशी गिवन है, वेनेडियम, दिस क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट CO बॉन्ड, शॉर्टेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शॉर्टेस्ट है मतलब बॉन्ड लेंथ कम है, मतलब आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आपको पता है ना, अगर बॉन्ड लेंथ कम होती है तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि शॉर्टेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मीन्स आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन ऑक्सीजन की उसमें ज़्यादा होगी जिसमें मेटल कार्बन की वीक होगी, ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो मुझे ये देखना है सिंपली कि मेटल कार्बन की जो स्ट्रेंथ है वो किस में सबसे कम है। तो आप इजीली बता सकते हो कि इस पे मैग्नीज पे चार्ज सबसे कम है, मीन्स इसका जो मेटल कार्बन बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा। अगर इसका मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे वीक होगा बिकॉज चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कर सके, तो इसका मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे वीक होगा। और अगर इसका मेटल कार्बन बॉन्ड सबसे वीक है, इट मीन्स इसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, मीन्स शॉर्टेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा वो आपके इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस पार्ट से इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। डिफर कर सकता है लैंग्वेज में, डिफर कर सकता है पूछने के तरीके में, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, ये तो हमको पता चल गया मेटल के चार्ज के बेसिस से, लेकिन क्या कोई और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। तो देखो, आपको ना एक ही बात को 10 तरीके से समझा सकती हूँ और आपको एक ही बात को 10 तरीके से वो चीज़ लिखी मिल जाएगी, लेकिन एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है सिंपली कि मेटल पे चार्ज किस केस में ज़्यादा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटल पे चार्ज को इन्हेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, जस्ट मैं एग्जांपल के समझा रही हूँ, और एक मैंने ले लिया ये, और मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों में से जो मेटल कार्बन बॉन्ड होगा वो किसका आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो लिगेंड्स हैं, कार्बोनल लिगेंड्स वो ज़्यादा हैं। अगर कार्बोनल लिगेंड्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे ऑन द मेटल एटम, और मेटल एटम पे ज़्यादा डोनेट होंगे तो मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, और जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही स्ट्रॉन्गली, उतनी ही ईज से वो वापस उसे पाई बैक बॉन्डिंग में ट्रांसफर करेगा। और इसी चीज़ को तो हम सिनर्जेटिक इफेक्ट बोलते हैं, और यही चीज़ तो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है आपके मेटल कार्बन बॉन्ड को। तो अगर जिस पे लिगेंड्स ज़्यादा अटैच हो, ठीक है, कार्बोनल लिगेंड्स ज़्यादा अटैच हो, आपके CO लिगेंड ज़्यादा अटैच हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेटल कार्बन बॉन्ड। दूसरा आपसे पूछ सकता है, दूसरा सपोज करो आपके पास कार्बोनल के अलावा और कोई लिगेंड गिवन है, तो एक आपके पास सपोज करो कार्बोनल है और एक आपके पास सपोज करो X, एज्यूम कर लो कुछ भी, ठीक है, एक आप Y एज्यूम कर लो कुछ भी। तो जो X है ना वो इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और Y ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, अगर Y ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे मेटल पे। जैसे ही मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वो वापस से पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, और इसका जो मेटल
और कार्बोनिल बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिंपली आपको किसी भी तरीके से समझा सकते हैं कि ये डिपेंड करता है चार्ज ऑफ मेटल पे, कितने कार्बोनिल लिगेंड्स अटैच है उस पर, कितने दूसरे जो लिगेंड्स है वो अटैच है उस पर। लेकिन सबका कंक्लूजन सिर्फ एक है कि क्या चीज़ें हैं जो आपके मेटल एटम पे चार्ज को इंक्रीज कर रही है, और यही चीज़ आपको अपने माइंड में फिक्स करनी है। ठीक है, तो यही था आज के हमारे वीडियो का मेन पर्पस, मेन टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारा कुछ। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिनर्जेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो द म्यूचुअल स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बैक बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जेटिक इफेक्ट, क्योंकि इसमें 2 वे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मैंने आपको समझाया। उसके बाद बात आती है कि हमें कैसे पता चलता है, तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जितने ज़्यादा आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतने ही आपको शार्प पीक्स मिलते हैं। ठीक है, और इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सिंपली उसमें बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, फिर हमने पता लगाया, इसको हम फोर्स कांस्टेंट की टर्म में मेजर करते हैं, उसका मैंने फॉर्मूला लिखा था। और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है आपके मेटल पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में, उतना ही मेटल कार्बन बॉन्ड वीक होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है। और इस तरह डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर।